एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली जो ट्रायल 2 का है, ये एमआरएस का पेपर हुआ है, टीजीटी पीजीटी का, और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन पेपर हुए थे। उसकी जो मैं आंसर की है, यानी कि जो उसके आंसर हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी जितने भी दिन रह गए हैं, मतलब अभी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम थे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा वेट करिए। हो सकता है 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाए। लेकिन आज जो मेरा मोटिव है वो ये है कि जितने भी बच्चे हिंदी सब्जेक्ट से हैं, उनकी जो भी प्रोजेक्टिव क्वेश्चन आए थे प्लस आपके डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये बहुत हेल्प करेगी कि आपको आंसर पता चल सकेंगे कि कौन सा किसका आंसर है। हिंदी वाले स्पेशली फॉर हिंदी की वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका जो क्वेश्चन है होगा कि कैसे किस तरीके से करना है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि कंसिस पैसेज आया था, जिसको हम बोलते हैं अपठित गद्यांश आया था। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डिटेल में थोड़े से जो प्रिंट है मिस प्रिंट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो पैसेज था ये पूरा शॉर्ट में दे रखा है। तो इसका आंसर हम डिस्कस कर। सबसे पहले जो अपठित गद्यांश दे रखा था वो हम पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश में क्या दे रखा था? यह गद्यांश जो था मुंशी प्रेमचंद जी के कठिन संघर्षों और उनकी शिक्षा के बारे में बताया गया था। मैं सारी डिटेल में इसमें बताया गया था कि कम उम्र में विवाह और पिता के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी आ गई थी, और फिर भी नौकरी के साथ हमें पढ़ाई भी जारी रखी। तो ये वाला जो टॉपिक्स था ये वहाँ पे पैसेज में आया गया था। ठीक है, पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, पैसेज से रिलेटेड, कि जो उसने इंटर और बीए की परीक्षा किस एज में की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ नौकरी करते समय, क्योंकि इस पैसेज में आंसर यह दिया गया है। ठीक है, इसमें है गद्यांश की अंतिम पंक्तियों में नौकरी करते हुए वह इंटर और बीए पास की थी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन आपकी जो पैसे दिया गया था उसी में आंसर है। नंबर 2 पे था, उस समय जो गृहस्थ का बोझ आ गया था, क्योंकि उसके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, जिसके कारण से प्रेमचंद जी को अपना मतलब अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको बखूबी आगे की तरफ बढ़ानी थी। सही उत्तर है, पिताजी देहांत हो गया था। गद्यांश के 16 का होते होते पिताजी गृहस्थ का अब सब बोझ लड़के पर डालकर परोक्ष से धार है। ये लाइन में है। इस लाइन का अर्थ भी मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, आई होप तो ये क्वेश्चन आपको समझ में हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है तीसरा प्रश्न, द्वितीय श्रेणी में जब वो द्वितीय श्रेणी में पास हो जाने के बाद वह कॉलेज ना जा सके, क्योंकि कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया था उसको। किसका नहीं दाखिला मिल पाया था? क्यों मिला था? ये गद्यांश में द्वितीय क्षेत्र में पास होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन यह पूछा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाना क्योंकि उसके पिताजी गुजर गए थे, जिसके कारण। ये लाइन कहाँ पे है? पिताजी की मृत्यु और घर की जिम्मेदारी अचानक आ जाने के कारण उस वर्ष वह मैट्रिक परीक्षा में बैठ नहीं सका। ये पैसेज में ही है सारे आंसर, अलग से नहीं बता रही हूँ। आगे क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं वाला बताना है। इसमें लिखा हुआ था, ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन नहीं बता रही, फिर आंसर बता रही हूँ। चेक कर लेना अपने जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने पिताजी के निधन के समय वह वयस्क था, मतलब बड़ा हो चुका था, कितनी इसको जिम्मेदारी समझ में आ चुकी थी कि क्या है। अब किस उम्र में था ये बता देती हूँ। गद्यांश के अंतिम देहांत पर जब उसके पिताजी का देहांत हुआ था, तब तक वह 16 वर्ष की आयु में था और वयस्क 18 वर्ष की आयु से कम है, तथा इस कथनों में 1, 3, 4 गद्यांश के अनुसार आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का आंसर ठीक भी होगा, काफ़ी अगर मिस्टेक है, वैसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल पैसेज पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको इग्नोर करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अन्य व्याकरण से संबंधित था, जो 6 to 8 क्लास सेक्शन था। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो बोली नहीं थी वो थी बघेली हिंदी बोली थी, पूर्वी हिंदी बोली थी, ना कि पश्चिमी हिंदी। अगर हम अपने जो हमारा बोली वाला चैप्टर होता है उसको पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। 7th क्वेश्चन में पूछा था, भीष्म शाहनी की कहानी कौन सी नहीं है? मोहब्बत की राह, जो भैरव प्रसाद गुप्त की रचना थी, वो भीष्म शाहनी की रचना नहीं थी। इसमें सेकंड ऑप्शन है। अगला 8 है, याद हो
की ना या, ये एक संस्मरण है और ये संस्मरण किसने लिखा था? काशीनाथ सिंह ने लिखा था। प्रेमचंद जी ने नौकरी करते हुए, थोड़ा सा बता रही हूँ, उच्च शिक्षा ली थी। प्रेमचंद जी के देहांत में गर्भथा ली थी। द्वितीय श्रेणी के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला था। बघेली हिंदी पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी नहीं है। याद हो रहे काशीनाथ सिंह की है। तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने कर लिए, यानी कि 1 से लेकर 8 क्वेश्चन तक। आगे क्वेश्चन में और भी है, हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो हिंदी साहित्य से लिया गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। साहित्यिक तथ्य से रिलेटेड है। रामचंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक के पूर्व ब्रज भाषा गद्य के कितने लेखों का वर्णन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन में दे रखा था, मैं ऑप्शन नहीं दे रही, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 क्यों लिया गया था, डिटेल में भी मैं आपको इसके बारे में समझा देती जूम करके। सबसे पहला है कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा ग्रंथ के अंतर्गत 2 लेखकों का जिनका जिक्र किया है, एक तो लालू लाल का किया है और एक सदन मिश्र का वर्णन किया था। तो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट करके इसलिए बताई है ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आपको केवीएस एग्जाम देना है तो अगर उसमें क्वेश्चन ये फंस जाता है, मतलब फंस ना जाए, मतलब आ भी जाए ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के गद्य में 2 लेखकों की बात की गई थी, एक तो लालू लाल की और एक सदन मिश्र की। तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दे रखा था, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 इस साइड है, एक दिस इज लेफ्ट राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा है यदि प्रबंध एक विवस्त वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना गया गुलदस्ता है। ये एक पहेली का है। यह मत प्रेमचंद जी शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में व्यक्त किया है? ये बिहारी के संदर्भ में किया है, क्योंकि बिहारी जो थे वो मुक्त कवि के बहुत ही अच्छे ज्ञाता माने जाते थे, ठीक है। अगला 11 क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर ही देख लेते हैं क्योंकि आपको यहीं से ही दे रखा है। 11 क्वेश्चन में पूछा गया था कि वे केशवदास काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। तो इस मत को किसने, आलोचक ने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भारतवर्ष के एक विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा जो प्रस्तुत की थी वो भी रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो सारे क्वेश्चन आपके रामचंद्र शुक्ल से ही रिलेटेड है। ये 12वां क्वेश्चन था। 12वें क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन शायद इस साइड होगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैंने एक स्लाइड बनाई है तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। 13वें क्वेश्चन में लिखा है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का क्रम बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे तो ऑप्शन में आपको चूज करना था। यहाँ पे मैं ऑप्शन ना लेके राइट आंसर बता रही हूँ, चेक कर लेना कौन कौन से आंसर आपके सही है। कबीरदास पहला था, फिर जैसी था, फिर तुलसीदास से, फिर केशवदास था। सबका जन्म वर्ष भी बताती हूँ। कबीरदास का 1398 था, जबकि हमारा जो जैसी था उनका जो जन्म स्थान था वो 1492 है, और जो तुलसीदास है उनका 1532 है, और 1555 आपके केशवदास का है। तो ये अगर क्वेश्चन में अगर आपका हारा है, क्योंकि कबीरदास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कबीरदास, जैसी और तुलसीदास, तो इससे रिलेटेड आपको सन याद होनी चाहिए जो आने वाले एग्जाम में आपके काम करेंगे केवीएस में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया था कि हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य के नामकरण का जो असंगत युग्म बताना था। तो असंगत युग्म बीज वापन काल राहुल सत्यान ने नहीं दिया है, क्योंकि बीज वापन हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो यहाँ पे आंसर ये रहा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे रिवील करा क्योंकि आपको इजीली पता चले। अगला लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में कहा गया था कि जो निम्नलिखित में से तुलसीदास के विषय के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। तो तुलसीदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, जो बात नहीं कही है और वो भी डाल दी है सच। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना संस्कृत में गम्भीर थी, नहीं, संस्कृत में गम्भीर नहीं थी। रामचरित की संस्कृत निष्ठ थी, गलत है ये। रामचरितमानस ही रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ में था, संस्कृत गंभीर में नहीं था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्लाइड की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 तक हो गया है ना, ठीक है। 16 ये रहा हमारा। 16 में लिखा गया था चंद्रमय दत्त को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले आलोचक कौन थे? आलोचक जो थे वो दीपशिखा थे, ठीक है। दीपशिखा थी, पहली आलोचक थी। और दूसरा क्वेश्चन 17 था। 17 में लिखा गया था रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि में कुतुम्बन के बारे में नहीं कहा। तो इसमें आंसर जो हमारा आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसका जो विक्रमादित्य सर्व थे, इनकी जो कहते हैं ना जिस समय हुआ था ये 14वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, और इसकी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुम्बन मेघावती की 16वीं रचना थी। 16वीं रचना यानी कि 1501 में, और ना कि 14वीं में थी, ठीक है। ये बात अपनी दोनों ही बातें जो उन्होंने नहीं कही थी। तो इसमें 2 ऑप्शन बन रहे हैं चूज होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है? किशोरी दास गोस्वामी की कहानी कौन सी है? देखिए गोस्वामी 11 वर्ष का समय भी है जो
किशोरीलाल गोस्वामी की भी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, व्याख्या क्या है कि 11 वर्ष का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है और न कि किशोरीलाल गोस्वामी की। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसलिए ऑप्शन नहीं है, गोस्वामी की नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 के बाद 19 पूछा गया है, तो 19 नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ आपको दिखा देती हूँ। 19वां जो क्वेश्चन नंबर है वो ये रहा, दिस वन नीचे की तरफ है। निम्नलिखित में रचनाओं में महादेवी रचना की जो कविता का संकलन है वो क्या था? वो था दीपशिखा। दीपशिखा था ये, इसका आंसर नहीं है। प्रथम कवि के जो आलोचक थे ये इसका ऊपर होगा ऐसा आंसर, शायद ये बाय मिस्टेक हो गया हिंदी साहित्य कवि के प्रथम आलोचक, क्योंकि मेरे पास जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा मिस हो गया था, शायद उसका आंसर नहीं ले पाई हूँ, तो इस चक्कर में है। इसका आंसर है कि दीपशिखा थी महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 16 का दीपशिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का मैं आपको रोक के लास्ट में जरूर बताऊंगी 16 का, क्योंकि मेरे पास जो पेपर आया था ना क्वेश्चन पेपर, शायद उसमें बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं हुआ, ये क्या रह गया है, मिसप्रिंट है, तो मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगी। मैं एक बार नीचे चेक कर लेती हूँ, नीचे भी नहीं दे रखा, क्योंकि पुनरावृत्ति में मैंने डाला था। रामचंद्र शुक्ल का जो पहले कवि जिसने माना था वो चंद्रबाई दई ने माना था, याद रखना। चंद्रबाई दई ने रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबाई दई को ही रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है, मिल गया। वही मैंने रिवीजन में भी डाला है आपके, तो इसका आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल है 16 का आंसर। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन में भी मैंने यहाँ पे नोट किया ये रहा, तो वो मिसप्रिंट हो गया था शायद बाय मिस्टेक, जब नोट्स बनाते हैं तो अब ऐसे ही कई बार हो जाता है, तो इसके लिए मुझे सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 17 बता दिया, हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 19, 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि निम्नलिखित जनसंख्या प्रसाद का नाटक कौन सा है? तो स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, जो फेमस है, जिसने हमने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा ही नाटक लिखा हुआ है, चाहे कॉलेज टाइम पे चाहे अब भी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में लिखा है आलोचना की कीर्ति आलोचकों के युगम को मैच करना है, जोन सा मैच कर रहा है, असंगत बताना जो मांच नहीं रहा। तो आत्मकथा करके कुछ अमरा कथा करके है, अधूरा साक्षात्कार नेमी चंद्र जैन की है, आलोचना कीर्ति है, अशोक वाजपेयी की नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 22 देखना है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 22 कहाँ मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्लाइड में जहाँ पे भी दिखे वहीं पर मैं आपको बता रही हूँ। शक्ति के विद्युत कण प्रस्तुत कविता जयशंकर प्रसाद की किस पुस्तक से है? शक्ति के विद्युत कण हो जाए, ये हमारी कामायनी से है। कामायनी जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है जो बहुत ही फेमस है, और ये सन्मय सर्ग से है, तो याद रखना सन्मय सर्ग से ली गई, तो इसमें पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो लास्ट है इस स्लाइड का। 23 में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सूफी युग भक्त युग को 2 भागों में विभाजित किया गया। किसने किया है? वो किया गया है राहुल सैकिया ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सूफी युग और भक्त युग भी विभाजित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर अगले नेक्स्ट केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, जिसमें हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में आत्मकथाओं और आत्मकथा लेखकों के युगम में असंगत है, मतलब जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो यादों का चिराग राजेंद्र यादव की नहीं है, बल्कि राजेंद्र यादव की जो आत्मकथा है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, तो ये वाला है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये यादों की चिराग किसकी है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये यादों का चिराग मन्नू भंडारी की है। ठीक है, मैंने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन भी है, ये राजेंद्र प्रसाद की राजेंद्र यादव की नहीं है, राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये वाली है। उसके बाद अनुच्छेद से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं इसकी शॉर्ट नोट्स में आपको समझा दूंगी, क्योंकि ये अनुच्छेद 143 से 151 तक है, और ये सारे के सारे आपके एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये DSSB में भी पूछा जाता है, ये आपके KVS में भी पूछा जाएगा, ये आपके जैसे एक बोली वाला टॉपिक पूछा जाएगा। एक आपका मैं बता देती हूँ, अगर शॉर्ट रिवीजन कर रहे हो आपके पास 1 वीक का समय है, मुझे जितना पता है KVS एग्जाम में, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर मैं बता सकती हूँ कि एक तो ये बोलिए वाला क्वेश्चन करके जाना, और एक ये, इन दोनों को मैं शॉर्ट में करवा दूंगी आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का मतलब पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी संधि के बारे में, बहुत अच्छी इजी क्वेश्चन था ये, मुझे इसका आंसर पता था। अनुच्छेद 343 था। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के बारे में बात की गई है। इसका
शॉर्ट नोट्स में बना दूंगी आपको, ताकि आगे वाले एग्जाम में आप आसानी से कर पाओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के सारे असंगत ही पूछे गए हैं। तो याद रखिए, जो चीज़ आपको आती है वो तो आती है, लेकिन जो मिलान नहीं है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना जो भी केवीएस एग्जाम दे रहा है। तो इसमें सही अंतर था, बात एक और की कृष्णा अग्निहोत्री की थी, बात एक और की उपन्यास था, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया था, कृष्णा अग्निहोत्री का नहीं था, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ है, जिसमें एक दिया गया था बहुवी समाज से रिलेटेड था। तो इसमें देख लेते हैं, जो भी ऑप्शन दिए गए थे मैं ऑप्शन नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि ऑप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो मैंने यहाँ पे निम्नलिखित समास और समासिक युग्म असंगत है, तो इसमें कर्मधारय समास में गजानन नहीं था, गजानन बहुवी समास था। गजानन का मतलब श्री गणेश जी के लिए आया, जो मैंने पिक्चर में भी यहाँ पे शो कर दिया है, श्री गणेश जी के लिए आया है। और ये बहुवी समास में, क्योंकि कहा जाता है कि पहला पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते, किसी तीसरे पद के बारे में विशेष बातें की जाती है, जो आप सभी को पता है। ये चीज़ हम अभी से नहीं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ गया था, इसमें राजभाषा से रिलेटेड है, शायद 25 क्वेश्चन नंबर मेरा रिपीट हो गया, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है, मैं इग्नोर क्रॉस लगा रही हूँ। 28 क्वेश्चन लिखने, 28 क्वेश्चन भी अच्छा पूछा गया था। ये टीजीटी एग्जाम का है, याद रखिए, ये टीजीटी का है, टीजीटी के बारे में ही आंसर की बता रही हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियों में से कौन सी निर्गुण के विषय में पूछा गया? निर्गुण कौन देश को बासी है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे मिस हो गया है इसका ऑप्शन। इसका मुझे पंक्ति में किसी से निर्गुण के विषय में पूछ रहा है, इसका मैं आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। 28 का जैसे कहीं ना कहीं मिस हो गया है शायद, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर भी आगे ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा, व्यंजन संधि जो होती है उसका शब्द नहीं है। तो गोपियाँ, यहाँ पे जो है निर्गुण कौन सा देश का है, यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा ना, मुझे जो पता है कि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण जी से कह रही है, श्री कृष्ण जी से कह रही है कि ये श्री कृष्ण के बारे में ही कही जा रही है ये बात, ये जो यहाँ पे बात पूछी जा रही है। बस इतना सही आंसर देना है इसमें। निम्न में व्यंजन संधि के बारे में सही है, गोपिया श्री कृष्ण से, सूरदास के भ्रमण गीत में गोपिया उद्धव से निर्गुण ब्राह्मण के बारे में पूछे। इसका आंसर जो है 28 का आंसर जो है वो 29 में आ गया है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि आगे पीछे आंसर हो गए हैं। व्यंजन संधि वाला जो नहीं है वो सो हम बाद में देखेंगे, 29 वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का प्रिंट जो है वो मैंने आपको बताया धुंधला दिख रहा था जिसने भी भेजा था, तो वो शायद हो सकता है कि मैं चेक करके बाद थोड़ी देर में आपको उसके आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दूंगी, ठीक है। तो याद रखें कि ऊपर वाले का क्या आंसर है, गोपिया श्री कृष्ण से कह रही है, सिर्फ एक आंसर देना था। अगर व्याख्या पूछी जाती तो ये लिखते कि सूरदास के भ्रमण गीत में गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्राह्मण के बारे में बता रही थी, ठीक है। अगला है रचयिता बताने, संधि वाला मुझे लग रहा है ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए सारे। व्यंजन संधि में मनस्ताप और विसर्ग संधि था, बाकी यही चीज़ पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में रचयिता पूछे गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि किसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है अन्वेषक नाटक जो था ना वो किसका था, तो अन्वेषक नाटक प्रताप सहगल का था। अन्वेषक नाटक के रचयिता प्रताप सहगल थे। तो याद रखना ये नए नए नाटक पूछे जा रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पे हिंट जरूर दूंगी, एक बोनस पॉइंट में आपको एक गाइड करूंगी कि आपको केवीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन इस एक वीक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 30 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लाते हैं 31 तक। 31 में भी अन्वेषक वाला था, तो यहाँ पे अन्वेषक वाले के चित्र को काट दो। हमें यहाँ पे 31 में पूछना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना क्या थी। अलका सूर्यकांत त्रिपाठी की एकमात्र रचना थी, ठीक है। 32 में राज खान ने अपने प्रिय सच्चे प्रेम की व्यंजना प्रस्तुति करी है, तो किससे प्रेम की करी है, प्रेम की भक्ति, प्रेम की पीर, तो उन्होंने कवित्व सवैया में करी है। राजस्थान की जितनी भी रचनाएं होती थी वो प्रेमपूर्ण रचनाएं होती थी, उसमें कवित्व और सवैया छंदों को ही प्रयोग करते थे। यहाँ पे पिक्चराइज देकर मैंने ऐसे अट्रैक्टिव बनाने की स्लाइड को जरूरी समझा। निम्नलिखित प्रायवाची शब्द असंगत बताने हैं। असंगत आप सभी को पता चल चुके होंगे। असंगत में कमल जो है, कमल का वारिद मतलब होता है बारिश की जो बूंदें गिरती है उसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पे कमल के अरविंद है, कमल का उत्पल है, और इधर जो अलग है वो ये है, अलग ढूंढना था। वारिद मतलब होता है बादल, और कमल अन्य कमल के पर्यायवाची है। ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं, वारिद इसका नहीं है, वो बादल के बारे में पढ़ा हुआ होगा तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर, आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? कमलेश्वर है। और आंखों देखी यात्रा वृतांत लेखक के कमलेश्वर है। ठीक है, इसका आंसर बता दिया। उसके बाद 34 का ये साहित्य से रिलेटेड व्याकरण और उच्चारण से जुड़े हुए क्वेश्चन है। 34 का कमलेश्वर दिखा दिया। 35 का हिंदी में जो ये वर्ड आया था जिसका नाम था भुट्टा, ये वर्ड गलत हो गया है, तो इसका आंसर है अस्त का सही विस्तार है उदय, और वेदांत में व्यस्त खाली है, वेदांत के लेखक से व्यस्त खाली। ठीक है, ये था। आंखों का कलमेश्वर था। डी में का वर्ग का हा जो कंठ ध्वनि है वो ढ मूर्धन्य है। ठीक है, ये धा मूर्धन्य के बारे में पूछा गया था। तो धा तो था हिंदी में, जो था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 था वो हिंदी में ढ का के वर्ग और हा में जो कंठ ध्वनिया से आती है उसमें ढा जो था वो मूर्धन्य था। ठीक है, ये व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन जो है कि तो उदय और अस्त कब होता है? उदय और अंतरंग और बहिरंग कहते हैं, यानी खाली और व्यस्त कहते हैं। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि इसमें लेखक के बारे में बताना है। 37 क्वेश्चन भी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गए, काफ़ी सारे क्वेश्चन। मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आपको एक एक करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39, थोड़ा सा वेट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 था उसमें हमने पूछा गया था कि विलोम शब्दों की दृष्टि से असंगत युगम बताना है, तो अस्त व्यस्त बताना था। उसके बाद परंपरा चंचला बंधन नहीं है, तो वो किसकी नहीं है ये बताना था। तो विलास करके कुछ नाम है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया ना, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो इसके लेखक ये हैं। रीतिकाल को श्रृंगारी कवि का नाम देने वाले कौन थे? जॉन्स गेसन थे। ठीक है, 38 का। 39 का निम्नलिखित में आविकारी शब्द बताना था, लड़का। तो ये सारे वहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट हो गए, तो यहाँ पे है। तो 38, 39 और 40 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कवियों के लिए जो मैचिंग का है ये बताना है। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर मैंने 39 का आंसर आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। 39 का मैंने आपको बताया है, उसमें लड़का आएगा। और उसके बाद 40 का जो है रीतिकाल को विश्वनाथ के बाल विषय कहते थे, रैदास। सबसे पहले रैदास थे, फिर धर्मदास थे, फिर कबीरदास थे, फिर सूरदास थे। ठीक है, ये सीक्वेंस में होगा, तो ये सीक्वेंस आपको चेक कर लेना है, ये ठीक है। ठीक है, रीतिकाल के श्रृंगारी कवि के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था श्रृंगारी कवि रीतिकाल के। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के तौर पर क्विक रिवीजन लिखी है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब क्वेश्चन नंबर हमारे वो आ गए जिसमें 1 वर्ड्स थे, जिसमें हमें राइट करना था, सिर्फ एक शब्द में वाक्य पूरा कंप्लीट करना था। पहला क्वेश्चन जो था वो आपको मैं दिखा देती। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि पूछा गया था कि जो अनिकार्थी में एक उदाहरण दिया गया था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये इसमें क्या अर्थ है? तो इसमें कौन सी चीज़ है? तो इसमें कनक का 2 अर्थ है, एक तो सोना, एक धतूरा। और इसका कनक शब्द का अर्थ 2 अर्थ में निकलता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया था। दूसरे आंखों देखी वितरांत का मैंने आपको बता दिया, हिंदी में बता दिया कि अस्त और व्यस्त था, इसका व्यस्त और खाली था इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और था, दोनों बता दिए, नदीरा और यहाँ पे था विजयपल जो विजयदेव रासो की रचयिता थी, नलपति नाहल थी विजयदेव रासो रचना। परमान रासो के रचयिता कौन थे? जगनीक थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये टीजीटी में एक पूछा गया था, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वी रासो को बड़ा ग्रंथ क्यों माना है? इसका आंसर बताना था। इसमें है कि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वी को रासो को ही बड़ा ग्रंथ इसलिए माना है क्योंकि वीर रस की प्रधानता थी और ऐतिहासिकता का समावेश था। एक ही आंसर में देना था 1 बाय में, तो इसमें छोटा सा ही आंसर लिखना था। दूसरा है कि पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक प्रमाणिक रचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हजारी प्रसाद के अनुसार पृथ्वीराज रचना जो है एक रचना जो है वो प्रमाणिक रचना नहीं है, बल्कि ये अर्थ प्रमाणिक रचना है। तो इसका आंसर ये है डायरेक्ट, जिसने भी आंसर अगर दिया होगा तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन थे इसमें, वो चीज़ें जो मेन थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है, एक पंक्तियाँ दी गई थी, कुछ पंक्तियाँ दी थी, उससे संबंधित शब्द थे। इसमें लिखा था, बस ही पंख बोल ही बहु बाखा, कर ही लुहास देखी के साखा। कविता के रचयिता कौन है? इसमें कविता की जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी है, और मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद द्वारा रचित है और ये पद्मावत से है, 12 मासा खंड से ली गई है। तो यहाँ पे अगर आंसर पूछते, डिटेल पूछते तो बता दे, वैसे मलिक मोहम्मद जैसी ही आंसर ठीक है। निर्गुण कौन को देशवासी, किस बात पर बल दिया गया है? निर्गुण कौन सा देशवासी? ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। इस पद में ब्रह्मण गीत से लिया गया है। प्रसंग के माध्यम से गोपियाँ सद्गुण भक्ति करना की श्रेष्ठता को सिद्ध मानते हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का अवधारणा पर बल दिया, क्योंकि उसके रूप, रंग और निवास स्थान आदि का ज्ञान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है सी जो है लिखा हुआ है, दादुर मोर पीहा बोले कोयल शब्द सुनावे। काव्य रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी की है भी। इस पंक्ति में मलिक मोहम्मद जैसी ने महाकाव्य पद्मावत के 12 मासा खंड से उदित वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे
उसके बाद है कहे बिनु रहो न परत, कहे राम ना रस रहत। पंक्तियां में तुलसीदास की रचना रामचंद्र शुक्ल ने भुनर नासी देव रास के कौशल में ये लिखी गई है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, ये हिंट दिया है। तो कवितावली से है, इसमें क्या है पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और कवितावली उत्तराखंड से लिखी है, जिसमें से कलयुग की दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ये क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आए थे, तो इसको एक ही वाक्य में इसका आंसर देना था। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आए थे व्याकरण से आए थे, कुछ क्वेश्चन आपके लिटरेचर से पूछे गए थे। संज्ञा की परिभाषा आप सभी को पता है, वह संज्ञा जिसमें किसी वस्तु स्थान जाति आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अपने अपने भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपके समूहवाचक। ठीक है, उसके बाद इसमें था पूछा गया था कि निम्नलिखित में से दो दो अनेकार्थी शब्द के उदाहरण दो दो बताने थे। अंबर का कुछ भी लिख सकते हैं, आकाश या वस्त्र लिख सकते हैं, अभिजात का कुलीन या श्रेष्ठ लिख सकते हैं, तीर बाण, ठीक है, किनारा लिख सकते थे, कनक का अर्थ होता है सोना और गेहूं लिख सकते थे। संक्षिप्त में एक ही शब्द के अनेक बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। सी ऑप्शन दिया गया था कि बिसल देव के नहालपति बिसल रचयिता थे, परमाल रासों के थे, परमाल रासों में जगनीक थे। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज को परमाल रासो जगनीक कहा था। ये जो मैंने पीछे दिया है वो यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वी में राजभाषा को बड़ा ग्रंथ माना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल पृथ्वी के विशालकाय ग्रंथ को पृथ्वीराज चौहान के जीवन की विशिष्ट जीवन गाथा का वर्णन किया था। आसो काव्य हिंदी साहित्य के आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो इसमें सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक था ये भी आपके व्याकरण से रिलेटेड था। व्याकरण में 4 व्याकरण दी गई थी। व्याकरण में क्या दिया गया था, लोकोक्तियाँ दी गई थी। लोकोक्तियाँ में 4 दी गई थी। आप भला तो जग भला, यानी कि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला भी अच्छा लगेगा। यदि आप स्वयं अच्छे हैं तो दुनिया भी आपको अच्छी लगेगी। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक आवश्यकता पर कम वस्तु, जरूरत से ज़्यादा हो पर नामात्र की चीज़ें हों, तो ये वाला है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये तो बहुत ही फेमस है। जिसमें सही और निष्पक्ष न्याय मिले, यानी कि बिना किसी पक्षपात के सच्चाई के अनुसार निर्णय लेना। चौथा था इसमें अर्थ भी बताना था, तो इसलिए मैंने थोता चना बाजे घना, गुणहीन व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज़्यादा ढींगे मारता है। तो इसका दोनों अर्थ है। घड़ों पर पानी पड़ जाना, अत्यधिक लज्जित होना, जब कोई व्यक्ति शर्मिंदा महसूस करता है। टोपी उछालना, ठीक है, अपमानित करना या बेइज्जत करना, किसी भी इज्जत सार्वजनिक रूप से मिट्टी में मिलना। छाती पर मुंह डालना, बहुत अधिक कष्ट या होना, किसी को जानबूझकर बहुत अधिक परेशान करना। धरती पर पावना रखना, अत्यधिक घमंड करना, सफलता पर धन मिलने पर बहुत ज़्यादा अहंकार करना। कनक कनक पे कनक कनक माधका दिखाए, दिवा खाए बोराए या पाए बोराए। तो इसमें जो अलंकार है इसमें यमक अलंकार है, और कनक का अर्थ होता है एक होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतुरा, क्या अलग है, इसलिए दो दो अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग है। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बहुत ही फेमस है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि च की आवर्ती बार बार है। अगर इसमें अनुप्रास के भेद पूछे जाते तो इसमें 6 का अनुप्रास होता है इसका। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ। सुबंध वन को ढूंढता है, ये श्लेष अलंकार है। सुबंध के 3 अर्थ निकलते हैं, एक तो कवि, एक व्यभिचारी और चोर के लिए बात की गई है। चरण कमल बंदूक हरिराई, ये भी जिसमें उपमेय में उपमान का अभेद हो जाता है, आरोप हो जाता है, तो रूपक अलंकार कहा जाता है। तत्सम तद्भव और सर्वनाम से पूछे गए थे क्वेश्चन, जिसमें से राय या साजन, तद्भव तद्भवन और साई या साई, साई की स्पेलिंग, सर्व का सब और वायु का बयार। ठीक है, सर्वनाम में सर्वनाम शब्द तो पता है संज्ञा के स्थान पे होने वाले प्रयुक्त विकारी शब्द होते हैं। इसमें निश्चित, निश्चित जो निश्चित होती है वस्तु यह है वह, अनिश्चित में कुछ और कुछ, कोई और कुछ होता है। विशेषण में संज्ञा की प्राप्ति मर्यादा करने वाले विकारी शब्द। तो मैंने रिवीजन के तौर पर आपको शॉर्ट में बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए। लौकिक थे आप भला, ठीक है। फिर मुहावरे पूछे गए थे, घड़ो पानी भर जाना, ठोपी उछालना, छाती पर मुंगना, धरती पर पाव न रखना, कनक कनक तेज हो दूंगे। इसमें आपको यमक अलंकार, चारुचंद के 6 का अनुप्रास, और इसमें आपका जो अनुप्रास अलंकार होगा, सुब्रन ढूंढत फिरत फ्री व्यभिचारी, और कौन सा अलंकार होगा, ये नपा रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो रूपक अलंकार है, ठीक है। उसके बाद सुबरन, सुबरन मतलब इसमें चोर, व्यभिचारी, और इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। यौगिक शब्द का अर्थ चल लेते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वृत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, विकारी किसे कहते हैं। तत्सम शब्द में राजा का तद्भव, स्वामी का, सर्व मतलब होता है सब, रूप होगा सब, वायु का व्यार, स्वामी का स्वामी, इसका भी मैंने आपको बता दिया।
और किस वैकारी शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को वैकारी शब्द कहा जाता है। निश्चित शब्द को निश्चित सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चितता को बताया जाता है। जो चीज़ इसमें एग्जाम्पल थे यह वह। अनिश्चित में होता है जो चीज़ हमारे सामने निश्चित नहीं है, जैसे कोई और कुछ। बेकारी शब्द संज्ञा की प्राप्ति मर्यादा पर क्या कहा जाता है, इसका भी अर्थ मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां निम्नलिखित में से उत्तर का एक आंसर देना है। पहला इसमें शायद आंसर बताऊंगी मैं। इसमें पहला ए देख लेना 11वें क्वेश्चन का। शब्द आंसर अर्थ की दृष्टि से लघुत्तम इकाई जो मानी जाती है वो शब्द या पद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बी में भी क्वेश्चन मिसप्रिंट है। सबके आंसर बता रही। समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उसको विपरीत अर्थ, जो एक दूसरे से विपरीत या उल्टा होता है इसको विलोमार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला था। डी में पूछा गया था रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ का बताते हैं जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक जैसा होता है उसे रूढ़ कहा जाता है। देखिए इसके अर्थ आपको बहुत सारी किताब में अलग अलग मिलेंगे। आप जो भी आंसर आपने पढ़ा होगा तो वो आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषाएं पूछी गई हैं यहाँ पे। अब एक यहाँ था 12वें प्रश्न में एक पंक्ति का उत्तर दीजिए। यहाँ पंक्तियाँ मैं आपको दी नहीं है लेकिन ये बत्तियाँ बता देती। 5 बार हुआ है। इसमें पंक्ति में पूछा गया था थाड़े बड़े खन की बरसी बई अखियन खड़े खड़े आसुन मूर्धा मूर्धन्य में ट ठ ड। इसमें कौन कौन से मूर्धन्य प्राप्त हुआ, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन में की आवर्ती 5 बार हुई है ठ और ड की। ठीक है, ट और ठ की पूछी गई थी तो ये आंसर बता दिया। उसके बाद है कुछ पंक्तियाँ दी गई थी जिसमें कहा गया था जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। ये रहीम का बहुत ही फेमस दोहा माना जाता है और ये अब्दुल रहमान का देखे तो अब्दुल रहीम का खाना है उनका पूरा नाम। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन थे जैसे बोलियों से रिलेटेड आए हुए शब्द कौन कौन से थे। तो इस क्वेश्चन में मैं आंसर बता देती हूँ। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोली या ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी में आए हुए शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लिटरेचर से पूछा गया था कि कहे विनु रहे न भरत राम कहे न रस। तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है। ये कवितावली है। इसे पूछा गया था किस पंक्ति से लिया गया है, ये तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है। तो इसकी पंक्ति का अर्थ है निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर एक शब्द में देना है। बार बार वही चीज़ रिपीट आ गई। ट ठ रहीम के दोहे। ठीक है, और कवितावली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में जो भक्ति काल में जो हमारी जो बाह्य पढ़ना के विचेषक थे वो ग्रासदास तासी थे। ठीक है, इसमें पूछा गया था भक्ति काल में जो प्रतिक्रिया के आलोचक थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भक्ति काल के आंदोलन में परंपरा का स्वतः ही स्फूर्त मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। फिर यहाँ तक भक्ति काल का समय काल को किसने हिंदी साल को संयोग माना है, भक्ति काल में माना गया है। 1375 से 1700 तक का विक्रम संवत काल माना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था। इसमें पूछा गया था ऑप्शन कोयल पर बैठी है, इस वाक्य में पेड़ पर क्या बैठी है, तो अधिकरण है जिसमें में और पर की बात की जाती है। संबंध में काके की रारेरी की बात की जाती है। जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यह राजा का घोड़ा है, तो राजा का घोड़ा है तो संबंध कारक के बारे में बात की जा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टीजीटी एग्जाम तो ठीक था। पीजीटी का भी देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे बाद में। रमेश खाना खाता है, तो रमेश खाना क्या कहते हैं, कर्म कारक है। जहाँ पे अगर यहाँ पे खाता ये नहीं लिखते तो ये क्या बन जाता है, आपने पढ़ा होगा, ये आक्रामक क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखनी है। रमेश खाना खाता है तो रमेश क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो ये कर्म क्रिया है। ठीक है, खाना जो है कर्मक क्रिया है। संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। संस्कृत के मूल शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत्व, तत्व मतलब उसके समान। यानी संस्कृत के उन शब्दों को कहा जाता है जो बिना किसी परिवर्तन के ही हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसको तत्सम शब्द कहा जाता है। उसको संस्कृत के मूल शब्द भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो क्वेश्चन है कि वह घर आया और उसने भोजन किया। इस वाक्य को बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है। तो इसका हम लिखेंगे वह घर आकर भोजन किया या उसने घर आकर भोजन किया। तो यहाँ पे इसी सेंटेंस में से ठीक करके बताना, कोई अपना सा नहीं डालना। तो इसलिए वह घर आकर भोजन किया। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होता है। शीला ने अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शीला ने कहा मुझे जल्दी खाना खाना है। इस वाक्य को भी सरल बनाना है। शीला ने जल्दी भोजन करने को कहा, ये भी लिख सकते हैं। या शीला ने बहुत जल्दी भोजन करने को कहा, कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके सुटेबल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाक्य में कि रमेश आज विद्यालय नहीं गया है। इसे विधानवाचक रूपक में बताना था कि विधानवाचक में क्या था कि रमेश, इसमें भी सिंपल और सरल वाक्य का उपयोग किया गया था। रमेश आज विद्यालय गया है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शीला ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो आपको प्रश्नवाचक में बताना है क्या ये शीला ने पुस्तक नहीं पढ़ी है।
तो ये सिंपल सा था, बहुत ही ईज़ी पूछा गया था ये। तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जितने भी आंसर थे मैंने ऑलमोस्ट बता दिए, जहाँ से मैंने ढूंढ ढांड के मैंने मिले हैं मुझे वही बताया। अब हमने टीजीटी का हमने दोनों ही टीजीटी पेपर के जो है हमने आंसर की डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आएगी वो पीजीटी की आएगी। पीजीटी की भी जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। आपने देख लेना, मैच कर लेना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले तो आंसर की आएगी। मुझे नहीं लगता कि आंसर की आनी आएगी, लेकिन ऑलमोस्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तो आंसर की आ सकती है। अब सब्जेक्टिव की आंसर की थोड़ी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की थोड़ी आंसर की आएगी, तो इसलिए डायरेक्ट ही मुझे लगता है, अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि रिजल्ट ही शो करेंगे ये, जब भी करेंगे रिजल्ट ही शो करेंगे। क्योंकि आंसर की तो ऑब्जेक्टिव की आती थी, जो हम अब तक देते आ रहे हैं, कई सारे एग्जाम दिए तो पहले आंसर की आती थी, फिर उसके बाद आपके जो मेरा जैसे इससे पहले आपका ट्रायल 1 हुआ है तो उसमें पहले ही आपकी आंसर की दी गई है, फिर फाइनल आंसर की तो नहीं देगी, सीधा रिजल्ट दे दिया था। रिजल्ट के बाद काफ़ी सारे लोगों ने शायद ऑब्जेक्शन खड़ा करा तो उन्होंने फाइनल आंसर की दी। उसके बाद ये आपका सेकंड ट्रायल हो गया, तो इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम का ट्रायल होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।